गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 10 का सेकंड वीडियो है कोशिका विभाजन में आज हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। बेटा कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? नंबर ए है समसूत्री विभाजन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? समसूत्री विभाजन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। तो बेटा माइटोसिस सबसे पहले हम बात करते हैं। माइटोसिस शब्द है, ये किसने बताया था? तो इसका नाम है, ये माइटोसिस शब्द है ये दिया था सबसे पहले फ्लेमिंग ने, और स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले पादपों में इसका अध्ययन किया था। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले पादपों में इस विभाजन का अध्ययन किया था। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन में होता क्या है। एक्चुअल में समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एकमात्र कोशिका है, इसे कहते हैं मात्र कोशिका। कैसी है ये? डिप्लॉयड। ये मात्र कोशिका यहां पर अगुणित भी हो सकती है, द्विगुणित भी हो सकती है, त्रिगुणित भी हो सकती है, चतुर्गुणित भी हो सकती है। इस तरह से मतलब सम और विषम दोनों प्रकार की हो सकती है। तो बेटा जब भी इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, तो इसमें विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं पुत्री कोशिका। और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जैसे मात्र कोशिका अगुणित है, n है, तो पुत्री कोशिका भी कैसे होंगी? n। अगर ये 2n है तो ये भी कितनी होंगी? 2n। अगर ये मान ली 3n है तो ये भी कितनी होंगी? 3n। ठीक है ना? तो 2 बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। क्या? एक तो इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, प्लस पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होता है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? किसे कहेंगे हम समसूत्री विभाजन? तो ध्यान से सुनिए। तो समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ऐसा विभाजन जिसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हों तथा पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो, क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की, कैसे होती है। हाँ, प्रक्रिया से पहले हम बात करते हैं ये किस में काम आती है। तो देखिए ये जो है ना, ये विभाजन वृद्धि करने में, घाव भरने में,
आदि में उपयोग में आता है ये विभाजन। मतलब कहीं हमारे चोट लग गई है तो वहाँ समसूत्री विभाजन होगा और उसके द्वारा कोशिकाएं क्या होती हैं, उस घाव को भर देती हैं। या फिर हम कह सकते हैं हमारी जब वृद्धि होती है शरीर की, तो वृद्धि में भी कौन सी कोशिकाएं काम में आती हैं, समसूत्री विभाजन काम में आता है। ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं प्रक्रिया। तो प्रक्रिया के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये विभाजन किस तरह से एक कोशिका को दो कोशिकाओं में विभाजित कर देता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं प्रक्रिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे समसूत्री विभाजन, बेटा इस समसूत्री विभाजन को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट समझना होगा, चार्ट याद करना होगा और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो बेटा समसूत्री विभाजन है वो सबसे पहले दो तरह से होता है। एक तो है बेटा यहाँ पे क्या, अंतरावस्था, एक होता है बेटा यहाँ पे कोशिका विभाजन अवस्था, जिसको हम कहते हैं एम फेज भी कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब कहते हैं कि कोशिका विभाजन अवस्था जो है, अंतरावस्था, इस अंतरावस्था को हम बोलते हैं तैयारी अवस्था। और बेटा मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तो विभाजित से पहले वो अधिकांश समय वो अंतरावस्था में ही गुजारता है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका को विभाजित होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, अप्रॉक्स मान के चलिए। तो बेटा यहाँ पे 24 घंटे में 23 घंटे वो अंतरावस्था में रहेगा। मतलब एक कोशिका को दो भागों में बांटने के लिए तैयारी करता है। तो इसलिए ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इसे हम विश्राम अवस्था भी कहते हैं कोशिका की। क्यों? क्योंकि कोशिका बाहर से आपको ये लगेगी कि ये विश्राम अवस्था में, लेकिन कोशिका उस समय क्या होती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। बाहर से तो आपको क्या लगेगा, विश्राम अवस्था, लेकिन अंदर से विभाजन की तैयारियां कर रहा होता है, इसलिए क्या होगा, सबसे सक्रिय अवस्था कहलाती है ये। और लंबी अवस्था होने के कारण वैज्ञानिक है जिसका नाम है, एक वैज्ञानिक है होवार्ड एवं पैल्क। इसने क्या किया कि इसको 3 कालों में बांट दिया है, जीवन काल, एस काल और G2 काल। जीवन काल, एस काल और G2 काल। जी का पूरा नाम होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब वृद्धि अवस्था। तो बेटा इनको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। 5 मिनट फ्री होता हूँ मैं, ठीक है ना, 4 या 5 मिनट। तो इस अंतरावस्था को हमने 3 उपकाल में बांट लिया है, जीवन काल, एस काल, G2 काल। और बेटा इसी तरह से हमने कोशिका विभाजन को हमने 2 भागों में बांट लिया है। कौन कौन सा? फर्स्ट है बेटा केंद्रक विभाजन अवस्था और कोशिका द्रव विभाजन अवस्था। तो केंद्रक जो विभाजन होता है बेटा ये भी थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हमने क्या किया है, इस केंद्रक विभाजन को भी डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से में? प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज। इस तरह से क्या होगा, केंद्रक दो भागों में बट जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आता है कोशिका द्रव विभाजन अवस्था। तो बेटा कोशिका द्रव विभाजन है ना, वो दो प्रकार से बढ़ सकता है, या तो पट्टिका विधि से और एक होता है बेटा खांच विधि से। तो पट्टिका विधि जो होती है ये उपयोग में आती है बेटा पादपों में। किस में आती है? पादपों में। तो पादपों में जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है वो किस विधि से होगा? पट्टिका विधि से। और जो जंतु होते हैं ना, जंतु, उनमें बेटा ये विधि किस रूप में काम में लेंगे? यहाँ पे खांच विधि के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है ना? तो इसी चार्ट को हम पढ़ेंगे डिटेल से। समझ में आया? पहले अंतरावस्था, फिर कोशिका विभाजन अवस्था, फिर G1, S, G2 और ये इस तरह से हम पूरी विभाजन पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम जो अंतरावस्था है इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। अंतरावस्था में क्या क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरावस्था, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। ये कोशिका की विश्राम अवस्था भी है, सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था भी है, और किसने? होवार्ड और पेल्ट ने 3 कालों में बांटा इसको, जिसमें सबसे पहला काल है जीवन काल। तो बेटा जीवन काल में क्या होता है? तो जीवन काल में एक तो क्या होगा, यहाँ पे कोशिका आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करती है। दूसरा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। और देखा जाए तो मतलब इसमें वे सभी पदार्थ बनते हैं जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका में डिवाइड कर सके। इसी तरह से दूसरा आता है बेटा एस काल, जिसको हम कहते हैं संश्लेषण काल भी कहते हैं। और बेटा संश्लेषण काल में क्या होता है, डीएनए की क्या होती है? प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए की मात्रा बढ़ती है। और बेटा G2 काल में, तो G2 काल में क्या होता है कि इस समय आके केंद्रक है, केंद्रिका है, आरएनए है, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? दुगने हो चुके होते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगला है जो विभाजन अवस्था है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।